जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जर्मन प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने प्रथम बार इसको सिद्धांत के रूप में 1912 में रखा। ध्यान रखिए कि इन्होंने प्रथम बार जो अपना सिद्धांत था 1912 में इसको प्रस्तुत किया और इसकी विशद विवेचना 1915 में इन्होंने किया। किंतु उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 तक, आप जानते ही होंगे। इस कारण यह बहुत वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया इनका यह सिद्धांत। बाद में इनके सिद्धांत का अनुवाद जो है अंग्रेजी में होता है। क्योंकि ये जर्मन के जलवायुवेत्ता थे तो इनकी जो बुक लिखी इन्होंने वो जर्मन भाषा में लिखा और अंग्रेजी में इसका अनुवाद प्रकाश में आया 1924 में। वेगनर मुख्य रूप से एक जलवायुवेत्ता थे और उनके सामने मूलभूत समस्या थी भूतकाल में हुए जलवायु परिवर्तन। अब मुख्य रूप से वो पृथ्वी पर जो प्रमुख जलवायु परिवर्तन थे उसकी वो खोज कर रहे थे। उसके दौरान वो पाते हैं कि जो यूरोप है, यूरोप में कोयला क्षेत्र पाते हैं, वहीं उष्णकटिबंधों में हिमानी के निक्षेप पाते हैं। अर्थात जो संसार के जो मध्यवर्ती अक्षांश अर्थात यूरोप के ठंडे प्रदेशों में कोयला का पाया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि कार्बोनिफेरस युग में वहाँ की जलवायु गर्म रही होगी और आर्द्र रही होगी तथा वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति घने जंगल रहे होंगे जिससे कोयले का निर्माण हुआ होगा। क्योंकि कोयले का जो निर्माण हुआ वो बड़े बड़े जंगलों के वृक्षों से, किन्हीं कारणों से जब वो धरातल के नीचे दब गए तो इसके परिणाम स्वरूप उन वृक्षों से उष्ण आर्द्र प्रदेशों में इसका निर्माण हुआ। तो एक चीज़ तो ये हुआ कि जो यूरोप में कोयला क्षेत्र पाया गया तो इससे प्रतीत होता है कि या तो जलवायु कटिबंध बदला होगा, क्योंकि यूरोपीय जो क्षेत्र था वहाँ पर उस तरह के जंगलों का पाया जाना आसान नहीं है। वहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हिमानी निक्षेप का पाया जाना अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैसे आपका भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पक्की जलवायु अभी भी उष्ण है। तो कार्बोनिफेरस युग में वहाँ पे ठंडी जलवायु या हिमाच्छादन के प्रमाण मिले तो इससे दो बातें निकल करके आती हैं। या तो महाद्वीपों के जलवायु कटिबंध में परिवर्तन हुआ होगा या तो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। तो पहली बात, जलवायु कटिबंध के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जलवायु कटिबंध में स्थानांतरण को स्वीकार करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि जलवायु कटिबंध का जो निर्धारण होता है वो सूर्य के द्वारा होता है। इसलिए वेगनर कहते हैं कि ये पृथ्वी पर जो जलवायु कटिबंध हैं वो स्थिर हैं, उनमें बदलाव नहीं आएगा। तो यानी कि ये पहली चीज़ वो अमान्य घोषित कर देते हैं। और दूसरा जो इनका तर्क है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था वो उसकी तरफ जाते हैं। तो महाद्वीपों के विस्थापन के संदर्भ में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए उन्होंने कुछ अपनी मान्यताएं दी। उन मान्यताओं को देखते हैं। पहली मान्यता कि पृथ्वी की ऊपरी परत या मध्य परत यानी कि भूपर्पटी और मेंटिल के घनत्व में अंतर पाया जाता है। इससे उन्होंने कहा कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। वहीं कार्बोनिफेरस युग में सभी भाग एक बड़े स्थल भाग के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस विशाल स्थलीय भाग को वेगनर ने पैंजिया नाम दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी के जितने भी स्थल भाग हैं वो सब आपस में जुड़े हुए थे। उस विशाल स्थलीय भाग को उन्होंने पैंजिया का नाम दिया। आगे कहते हैं कि पैंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था और उस विशाल महासागर को उन्होंने पैंथालसाना का नाम दिया। पैंजिया के जो उत्तरी भाग थे उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया शामिल थे। इसको उन्होंने लारेशिया शब्द दिया, लारेशिया नाम दिया, अथवा इसको अंगारा लैंड कहा जाता है। तथा वहीं पैंजिया का जो दक्षिणी भाग था उसको उन्होंने गोंडवाना लैंड कहा। यानी कि जो पैंजिया था, पैंजिया का उत्तरी भाग को उन्होंने
लॉरेशिया नाम दिया, अथवा और दक्षिणी भाग जो था उसको उन्होंने क्या कहा, गोंडवाना कहा, गोंडवाना लैंड। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर था जिसको उन्होंने टेथिस महासागर का नाम दिया। अब इसको हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि उस समय जो पैंजिया था, पैंजिया की जो अवस्थिति थी वो दक्षिणी गोलार्ध में थी। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैंजिया दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित थी और उसका केंद्र जो आज का डरबन नगर है उसके समीप माना जाता था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैंजिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा पैंजिया है, ये पैंजिया है। पैंजिया का जो उत्तरी भाग है इसको अंगारा लैंड कहा गया और जो इसका दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। इसी अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहा जाता है। ध्यान रखिए कि पैंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड अथवा लॉरेशिया कहा गया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। और पैंजिया के मध्य में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्य भाग में एक टेथिस भूसनति है और इसके चारों तरफ, पैंजिया के चारों तरफ ये पूरा जल जो आच्छादित है, जल से आच्छादित संपूर्ण भाग को उन्होंने पैंथालसा नाम दिया। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। आगे वो कहते हैं कि जुरेसिक कालखंड में पैंजिया का क्या हो गया, विखंडन हो गया, पैंजिया टूट गया और टूटने के बाद इसमें दो दिशाओं में गति पाई गई। एक तो पैंजिया टूटा तो इसमें जो गति देखी गई उत्तर की तरफ और दूसरा पश्चिम की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये गतियाँ थीं, उत्तर की दिशा में जो संचरण हुआ उसके लिए दो शक्ति स्रोत कार्य कर रहे थे। एक तो विश्वतीय उत्प्लावन बल और दूसरा ध्रुवीय गुरुत्वीय बल। यानी कि पृथ्वी में अपनी जगह पर परिक्रमण कर रहा था तो वहाँ पर जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के पास वहाँ पर उत्प्लावन बल कार्य कर रहा था जो पैंजिया को विषुवत की तरफ ले जाने में मदद कर रहा था। दूसरी तरफ ध्रुवों पर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा था, उसकी वजह से जो है ध्रुवीय गुरुत्वीय बल की वजह से भी जो है इसमें गति जो देखी गई पैंजिया में वो उत्तर की तरफ देखा गया। यानी कि उत्तर दिशा में जो संचरण हुआ वो दो कारणों से हुआ। एक तो विश्वतीय उत्प्लावन बल और दूसरा ध्रुवीय गुरुत्वीय बल, यानी कि ध्रुवों पर भी ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा था तो इस वजह से पैंजिया उत्तर की तरफ खिसकना शुरू किया। आगे देखते हैं। पश्चिम की दिशा में विस्थापन की शक्ति दो स्रोतों से आती है। जो पश्चिम की तरफ विस्थापन हो उसके लिए भी दो स्रोत उत्तरदायी थे। एक तो चंद्रमा एवं सूर्य का ज्वारीय बल, दूसरा पृथ्वी के घूर्णन का परिणामी बल। यानी कि चंद्रमा एवं सूर्य का जो ज्वारीय बल था वो वैज्ञानिक के अनुसार कहीं ना कहीं पृथ्वी को पूरब से पश्चिम की तरफ आकर्षित कर रहा था। जो पैंजिया था उसको पूरब से पश्चिम की तरफ ले जा रहा था और दूसरा जो उसका पृथ्वी घूर्णन था उसका परिणामी बल। घूर्णन का परिणामी बल का तात्पर्य है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ अपनी जगह पर घूम रहा है। तो पश्चिम से पूरब के घूमने के क्रम में, इधर से इधर के घूमने के क्रम में यहाँ पर पूरब से पश्चिम की तरफ एक उसके विपरीत बल कार्य करता है। उस बल के कारण भी जो पैंजिया था वो विखंडित होकर के पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होना शुरू हुआ। तो पूरब से पश्चिम के प्रवाह के लिए दो बल उत्तरदायी थे। एक तो सूर्य एवं चंद्रमा का ज्वारीय बल और दूसरा पृथ्वी के घूर्णन का परिणामी बल। जैसे अगर हमें कोई पकड़ करके आगे की तरफ खींचता है तो हम उसके विपरीत में अपने आप को छुड़ाने के लिए पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये परिणामी बल होता है। इसी तरह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहा है तो पश्चिम से पूर्व घूमने के क्रम में ही ये अगर इधर से इधर घूम रहा है
तो पूर्व से पश्चिम की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसको वेगनर ने कहा कि परिणामी बल, और उस परिणामी बल की वजह से पेंजिया विखंडित होकर के पश्चिम की तरफ प्रवाहित होना शुरू हुआ, यानी कि उसमें पश्चिम की तरफ संचलन प्रारंभ हो गया। आगे देखते हैं, अब महाद्वीपों में जो संचलन हुआ, महाद्वीपों में संचलन से संबंधित वेगनर ने अपने सिद्धांत के लिए कुछ प्रमाण दिया। उन प्रमाणों में पहला है महाद्वीपों में शाम, यानी जिग्साफिट। वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में अनेक स्रोतों से प्रमाण इकट्ठे किए। सबसे पहले उनका ध्यान अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की भौगोलिक एकरूपता की ओर गया। दोनों तटों की एकरूपता इस प्रकार की है कि उन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक दूसरे से टूटकर अलग हुए हैं। वहीं दक्षिणी अमेरिका के जो पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है, और इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से जोड़ा जा सकता है। इसे अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर जिग्साफिट कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं जिग्साफिट यानी कि जो भूगर्भिक जो साक्ष्य थे, भूगर्भिक साक्ष्यों से ये जो साउथ अमेरिका का उभार है, ये अफ्रीका के गिनी तट के साथ ज्वाइंट हो रहा है। वहीं इंडिया, मेडागास्कर अफ्रीका के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं। ये अंटार्कटिका है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। इन सबको अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक जगह जुड़ते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि अटलांटिक जो महासागर है वो एस आकृति में है, यानी कि उत्तर अमेरिका, वहीं यूरोप का जो भाग है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका का भाग है, ये कहीं ना कहीं इसमें समानता देखी जाती है, कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे। आगे कहते हैं कि अमेरिका का जो न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, न्यू इंग्लैंड रेंज से लेकर स्कैंडिनेविया श्रेणी तक, ये जो स्कैंडिनेविया की जो श्रेणी है, यहाँ तक जो है इसमें समानता साबित होती है, और ये खंड कभी न कभी आपस में संयुक्त रहे होंगे। ये क्या नाम है, वेगनर ने अपने सिद्धांत में इस चीज़ को उन्होंने बतलाया। साथ ही साथ कहा कि अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ, यानी कि उत्तरी अमेरिका का जो भाग है वो यूरोप के साथ कहीं ना कहीं संलग्न हो, अगर इसको जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं जाकर के संलग्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जीवाश्म से संबंधित प्रमाण। गोंडवानालैंड के सभी हिस्सों में एक ही कालखंड की ग्लासपटेरिस फर्न, मेसोसोरस एवं मर्सूपियल जंतुओं के जीवाश्मों का पाया जाना इनके इकट्ठे होने का प्रमाण करता है। कहने का मतलब है कि जो गोंडवानालैंड है, गोंडवानालैंड के सभी हिस्सों में कौन कौन आते हैं? गोंडवानालैंड में आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये सब जगहों पर ये ग्लासपटेरिस फर्न, मेसोसोरस या मर्सूपियल जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, और इनके जीवाश्म का इन सभी स्थानों पर पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं ये सारे स्थलखंड आपस में जुड़े रहे होंगे, क्योंकि इनके मध्य की दूरियां काफ़ी कई हजार किलोमीटरों के में फैली हुई हैं। वहीं पूरा जलवायु एकरूपता, विषुवतीय प्रदेश में हिमानी निक्षेपों का पाया जाना तथा यूरोप में कार्बोनिफेरस कालखंड में कोयले का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि कभी विषुवतीय प्रदेश शीत कटिबंध में रहा होगा तथा यूरोप उष्ण कटिबंध में रहा होगा। कहने का मतलब है कि जो यूरोपीय जो प्रदेश है, यूरोपीय प्रदेश में कोयले का पाया जाना यह साबित करता है कि चूँकि कोयले का जो निर्माण हुआ है वो बड़े बड़े जंगलों के वृक्षों से हुआ है। जंगल के जो वृक्ष थे वो कहीं ना कहीं धरातल के नीचे दब गए, और उसके फलस्वरूप धरातल के नीचे दबने के फलस्वरूप उससे कोयले का निर्माण हुआ। तो ये चूँकि ये जो फेनामिना है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मानी जाती है, और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वर्तमान में है वहाँ पर
हिमानी का निक्षेप पाया जाना, यानी कि हिमानी के निक्षेप यह दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो भाग है आज उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो कभी ना कभी शीत कटिबंध में रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भूवैज्ञानिक अनुरूपता। अफ्रीका के घाना तट पर नदी जलोढ़ में स्वर्ण निक्षेपों की उपस्थिति। अफ्रीका का जो घाना तट है उसके नदी जलोढ़ों में स्वर्ण निक्षेप पाया जाता है तथा उसी क्षेत्र में इन निक्षेपों के उद्गम शैलों की अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लगभग 5000 किलोमीटर चौड़े अटलांटिक महासागर पार दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील का बेलेंसाओ में स्वर्ण युक्त सिराओं वाले शैल मिलते हैं, परंतु निकटवर्ती तटीय पट्टी में जलोढ़ में सोने के निक्षेप नहीं मिलते हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं, यानी कि अफ्रीका के इस क्षेत्र में सोने के निक्षेप पाए जा रहे हैं, वहीं पर दक्षिण अमेरिका में इन क्षेत्रों में सोने के निक्षेप पाया जाना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये आपस में एक समय जुड़े रहे होंगे। नेक्स्ट है जैविक प्रमाण। नॉर्वे एवं स्वीडन के उत्तरी भाग में रहने वाले लेमिंग जनसंख्या विस्फोट होने पर पश्चिम की ओर प्रवासित होते हैं, यानी कि नॉर्वे और स्वीडन से पश्चिम की तरफ जाते हैं तथा उत्तरी सागर में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। यह उसकी आत्महत्या नहीं बल्कि ग्रीनलैंड जाने का असफल प्रमाण है। ग्रीनलैंड पश्चिमी विस्थापन से अब दूर हो चुका है, जिसे यह सागर जल में तैरते हुए थक कर डूब जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो लेमिंग है नॉर्वे और स्वीडन से, वो उनके अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है, जब उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो वो कहीं ना कहीं पश्चिम की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और पश्चिम की तरफ जाने के क्रम में उत्तरी सागर में वो कूद जाते हैं और कूदने से उनकी आत्महत्या हो जाती है। वास्तव में वेगनर का मानना है कि आत्महत्या नहीं, उनके जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड पहले इन नॉर्वे और स्वीडन अर्थात स्कैंडिनेविया से जुड़ा हुआ था, तो उधर जाते रहे होंगे और उन्हीं जाने के क्रम में अब चूँकि ग्रीनलैंड स्कैंडिनेविया से दूर प्रवाहित हो गया है, इस वजह से लेमिंग जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो बीच में उत्तरी सागर पड़ने की वजह से उसमें वो गिर जाते हैं और उसको तैरकर पार नहीं कर पाते, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त वेगनर की मृत्यु के पश्चात अन्य प्रमाण सामने आते हैं, जिनमें पूरा चुंबकत्व से संबंधित प्रमाण हैं और ध्रुवीय परिभ्रमण से संबंधित प्रमाण प्राप्त किए जाते हैं। अब वेगनर के जो सिद्धांत हैं उसकी कुछ आलोचनाएं हैं, उसको हम देखते हैं। पहला, यदि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैरता है तो प्रतिरोधी एवं घर्षण बल की बात करना उचित नहीं है। यानी कि एक तरफ वेगनर महोदय कहते हैं कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, तो जब सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है तो उसमें बाद में प्रतिरोध और घर्षण बल की बात कहाँ से आ जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो दूसरा, महाद्वीपीय प्रवाह के लिए बताई गई शक्तियाँ अपुष्ट हैं, यानी कि जो महाद्वीपीय प्रवाह के लिए उन्होंने दो शक्तियाँ बताई, वो शक्तियाँ जैसे कि चंद्रमा और सूर्य महाद्वीपों को पश्चिम की तरफ ज्वारीय बल के द्वारा आकर्षित कर रहा है। तो जो चंद्रमा और सूर्य महाद्वीपों को तभी आकर्षित करता है जब इसमें वर्तमान ज्वारीय बल, इसकी जो ज्वारीय बल वर्तमान है उसका 90 अरब गुना ज़्यादा हो, और अगर सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है उससे 90 अरब गुना ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे बल से एक ही वर्ष में पृथ्वी का जो परिभ्रमण है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट है, वेगनर का यह सिद्धांत कार्बोनिफरस कालखंड के उपरांत भी भूगर्भिक क्रियाओं को तो समझता है, परंतु इससे पहले की स्थितियों को यह नहीं बता सकता, अर्थात इसकी अपनी सीमाएं हैं। यानी कि जो वेगनर का सिद्धांत हो कार्बोनिफरस कालखंड के उपरांत जो भूगर्भिक क्रियाएं हुई, यानी कि पेंजिया का विखंडन हुआ, उसमें जो उत्तर की तरफ पश्चिम की तरफ प्रवाह हुआ, उसके बारे में तो समझाता है, परंतु इससे पूर्व क्या स्थितियाँ रही होंगी उसके बारे में इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, उसके बारे में वेगनर का जो सिद्धांत है वो मौन रहता है। किंतु अगर देखा जाए तो वेगनर महोदय के इस सिद्धांत में इनके कुछ महत्व हैं। इस सिद्धांत की मूल भावना महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित थी, जिसे पूरा चुंबकत्व
एवं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत आदि के माध्यम से प्रमाणित किया गया। आगे चल करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इसकी महत्ता आज भी, यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जो आधार दिया वो वेगनर का सिद्धांत ने ही दिया। अब आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दूसरा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के पक्ष में मुख्य प्रमाणों की विवेचना कीजिए। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के पक्ष विपक्ष में क्या तर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं क्या हैं, इस सिद्धांत की वर्तमान स्थिति क्या है। अगला प्रश्न है, पेंजिया क्या है, वर्तमान महाद्वीपीय खंडों से इसका क्या संबंध है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जियोस्फीयर एकेडमी ऑफिशियल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।